हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज कुमार। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट्स को डिटेल्स के साथ। जी हाँ, जो एसआई यूनिट्स होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फार्मूलाज और लॉज को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है एक्चुअली यही फिजिक्स और केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। इन्हीं की हेल्प से जो है डिफरेंट थ्योरीज जो है प्रोसेसेस और लॉज जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, योर आंसर इज ए, दैट इज योर फोर्थ। तो जी हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऐसा यूनिट्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली। दैट इज़ योर फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज़ योर डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये वो यूनिट्स होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है दूसरे यूनिट्स की। वो अपने आप में जो है बेसिक यूनिट होती हैं, वो किसी की हेल्प से नहीं बनी होती। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम। तो टाइम को हम किसी और यूनिट की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते। तो और जैसे कि वेट, वेट को हम किसी और यूनिट की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक बेसिक या इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं। इनकी हेल्प से जो दूसरी यूनिट्स बनती हैं, जिनका दूसरी यूनिट्स में फॉर्मूलेशन होता है, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे है फोर्स। अगर हम एग्जांपल है जैसे कि चाय प्रिपरेशन की, तो इसमें जो होता है, जो चाय बनती है तो उसमें हम शुगर, वाटर, मिल्क और टी लीव्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम जो शुगर है, वाटर है, इसको हम फंडामेंटल मटेरियल मान लें और जो चाय बनती है उसको डिराइव्ड मटेरियल मान लें। तो ऐसे ही जो टाइम है, वेट है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी जो होंगी डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सी हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ योर टाइम, सेकंड इज़ योर लेंथ, थर्ड इज़ योर मास, देन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जो है इस चीज़ में थोड़ी सी डिबेटेबल है कि करंट को क्यों बेस यूनिट में रखा गया है। तो जनरली इसके ऊपर जो है अलग से एक डिस्कशन की जानी चाहिए। अदरवाइज अभी आप इसको बेस यूनिट में ही मान के चलिए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसकी ऐसा यूनिट केल्विन है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो ऐसा यूनिट होगी, बट जी नहीं, वो हमारी कमर्शियल यूनिट, हम उसको लेके चलते हैं ऐसा नॉर्मल यूनिट। जो केल्विन है वो एक्चुअली ऐसा यूनिट है। मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोल ऑफ सब्सटेंस है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मोल है। एक्चुअली मोल ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, जैसे कि वही सिरप है। तो सिरप में जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर मेडिसिन की अमाउंट कितनी होगी, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल के ऊपर। तो वहाँ पे जो है हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मोल का, मोल कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी है कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, कम है। तो एक इसके ये इसके लिए जो यूनिट डिफाइन की गई है उसको हम बोलते हैं कैंडेला। तो ये हमारी जो है बेसिक यूनिट्स है। और इसके बाद जितनी भी यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स के अंडर में आती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी बेसिक यूनिट्स जो हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, और इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं एंड सिंबल्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। और उसके ऊपर उसके बाद जो डिराइव्ड यूनिट्स है, बाकी जो सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं यहाँ पे हम दे सकते हैं, फ्रिक्वेंसी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, ये सारी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेस्ला। जी हाँ, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। और वेयर जो वेबर है, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं वेबर की। तो ये जो वेबर है, वेबर जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है, मान लो फॉर एग्जांपल इस सर्कल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसमें से पास कर रही हैं, तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आता है तो वेबर इसका आंसर होगा। वेयर एज अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड आता है तो वहाँ पे टेस्ला जो है वो ऐसा यूनिट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो फंडामेंटल यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, एक्चुअली वैल्यू को।
भी कितना अमाउंट है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दो पॉइंट ए और बी है, इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए आपको डायरेक्शन की भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अगर आप डायरेक्शन गलत होगी तो आप ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो किसी और पॉइंट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना है ए टू बी में, इसीलिए जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इस केस में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जो है डिस्प्लेसमेंट है वो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें कि हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है वैल्यू के साथ साथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे दो ऐसी यूनिट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन, जिसमें डायरेक्शन और वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जनरली वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें कि सिर्फ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज है। वेयर एज जो लेंथ है, एरिया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो इन इन क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? जब भी किसी वायर में, जैसे कि दो वायर होती हैं, एक होती है स्ट्रेट वायर और एक होती है सर्कुलर वायर। तो जैसे स्ट्रेट कॉपर वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें मिनिमम अमाउंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होता है। बट एक सर्कुलर वायर में जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू स्ट्रेट वायर जो प्रोड्यूस होती है, और जिसको अपोज करने के लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। जनरली आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसमें करंट जो पास हो रहा है, आई करंट, और जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट इंड्यूस होता है, अपने आप इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जो होता है इस प्राइमरी करंट के ऑपोजिट प्रोड्यूस होता है। तो जिसके कारण इस प्राइमरी करंट को जो है थोड़ा सा अपोज यानी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे फील होता है। तो इसके कारण जो है उसकी अमाउंट जो होती है स्लो हो जाता है, उसका जो फ्लो हो जाता है स्लो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक तरह से जैसे स्ट्रेट वायर में जैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है, ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सर्कुलर वायर में या सर्कुलर लूप में जो है काम करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे हेनरी। हेनरी इज द राइट ऑप्शन विच इज ऐसा यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें क्या है, जब कोई भी करंट में जो चेंज आता है, फ्लो ऑफ करंट में जो चेंज आता है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस होता है जो कि उस प्राइमरी करंट के ऑपोजिट होता है, और जिसके कारण इसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह पे यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। जब एक कोयल है उसमें हम करंट पास कर रहे हैं और वो करंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो जिसके कारण उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड से जो है अगर हम दूसरी कोयल को लिंक करें तो उसमें जो है करंट इंड्यूस होता है। तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो जी हाँ, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की यूनिट होती है। कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर। जैसे कि एग्जांपल ले, हमारे घरों में फ़ैन होता है, फ़ैन में एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से कई बार करंट आने से जो है फ़ैन के मोटर पे या कोयल पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण वो सड़ भी सकता है या जल भी सकता है। तो इसके कारण उसे करंट जो है अगर स्लोली रिलीज किया जाए तो करंट जो है फैन की मोटर को रिवॉल्व होने में समय लगता है, जिसके कारण वो है प्रॉपर्ली रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो कंडेंसर क्या है
इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज के रूप में स्टोर करके उसको स्लोली रिलीज करता है, और जिसके कारण जो है कोयल के ऊपर, फैन की कोयल के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस होती है वो होती है फैरड। सो बी इज योर राइट आंसर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है, तो ये माइकल फैराडे है। उन्होंने जो है इसका कंसेप्ट दिया था, तो उन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम पड़ा था फैराड। माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर जो है उनका भी आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। तो जनरली इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार के लिए, इन्वेंशन के लिए माइकल फैराडे को जाना जाता है, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी वर्क किया था। जो मेनली फैरेड होता है हम उनको माइक्रो फैरेड में या पिको फैरेड में मापते हैं, क्योंकि 1 फैरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेसिप्रोकल यानी कि कैपेसिटेंस का उलट क्या होता है, दैट इज इलास्टेंस। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम जनरली नॉलेज के लिए इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे अदर इलेक्ट्रिकल बेस यूनिट्स को हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चार्ज की इलेक्ट्रिकल यूनिट है कूलम, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पावर की इलेक्ट्रिकल यूनिट देख सकते हैं हम, ये ऐसा यूनिट देख सकते हैं, दैट इज वॉट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिस्कस किया था वेबर एंड टेस्ला। इंडक्टेंस को हम यहाँ पे अभी हमने इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, तो इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, मोमेंटम क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट जिसमें कि प्रॉपर मास होता है, किसी फोर्स के साथ अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो उसमें जो है वेलोसिटी आ जाती है। तो अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रोकने की कोशिश करें तो हमें एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम के ऊपर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मास है और उसमें कितनी वेलोसिटी है। तो इस कारण जो है हैवी ऑब्जेक्ट्स को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स, इफ द सेम वेलोसिटी बोथ हैव। तो उसमें जो है मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जिसमें जब भी ऑब्जेक्ट को कोई सर्कुलर पाथ में जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। दैट्स व्हाई द राइट आंसर फॉर द एंगुलर मोमेंटम जो उसकी यूनिट होती है दैट इज योर ऑप्शन ए, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम r इंटू एम इंटू वी से डिनोट करते हैं। फिर r इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर हम रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और जिसमें m दैट इज योर मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड v इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। Otherwise here is the angular velocity is denoted by the omega, और जो v है वो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, एंड सेकंड एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, और उसमें भी हम जो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो भी यही लगेगा, angular momentum is equal to I into omega. नेक्स्ट क्वेश्चन is what is the SI unit of pressure। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जनरली देख सकते हैं सभी जो यूनिट है वो प्रेशर की है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो प्रेशर की होते हैं दैट इज योर पास्कल। सो राइट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली these all are the SI units of pressure, बट सॉरी प्रेशर की यूनिट्स हैं, और जो SI यूनिट है वो है पास्कल। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया की हेल्प से जो है हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अदर यूनिट्स है दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज mmHg। तो जनरली हम बैरोमीटर की हेल्प से इसको मेजर करते हैं। टोर दैट इज अनदर यूनिट, तो 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टोर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने किलो पास्कल होते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 101.3 किलो पास्कल जो होते हैं यूनिट्स होते हैं प्रेशर की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो जी हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है, फोर्स का कितना एरिया लग रहा है, वहाँ पे कितने एरिया पे जो है फोर्स जो है लग रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना इफेक्ट जो है फील करेगा।
तो ये जो इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट फील कर रहा है इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया उस फोर्स का जितना ज़्यादा होगा तो उस पर जो प्रेशर इफेक्ट उतना ही कम होगा, और अगर एरिया कम होगा फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा इफेक्ट फील करेगा, यानी कि प्रेशर फील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरी। जी हाँ, ये एक नॉन एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है जो कैलोरी को डिफाइन करती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हीट। हीट जो है वो कैलोरी की यूनिट को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 जूल। तो जी हाँ, यहाँ पे अब कैलोरी को जूल के साथ डिफाइन किया गया है। एक्चुअली जूल दैट इज जो ये है वो आपकी प्रॉपर एसआई यूनिट है हीट की। तो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है? तो हाँ जी, राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी, 0.24 कैलोरी इज योर इक्वल टू 1 जूल। तो हम यहाँ पे हीट और टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनरली जो हीट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है हम उसको हीट बोल देते हैं, और जो टेम्परेचर होता है जनरली जब कोई भी क्वांटिटी होती है उसमें जो थर्मल स्टेट होती है उस बॉडी की उसको हम टेम्परेचर बोल देते हैं। हीट की ऐसा यूनिट जूल है, और वेयर एज टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है केल्विन होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हीट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो हीट को हम जनरली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की हेल्प से मेजर करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो हीट है वो बॉडी के मास के ऊपर, टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो जी हाँ, इसी एनर्जी और पावर और वर्क की कुछ यूनिट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो अगर वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे वर्क इज डन। तो उसको जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है, वो होती है 1 जूल। एनर्जी की यूनिट भी 1 जूल होती है। तो दोनों की यूनिट जो होती है जूल में, क्योंकि ये एक्चुअली जो क्वांटिटीज होती हैं इनकी ऐसा यूनिट्स इक्वल ही होती है। एनर्जी को हम एक और फॉर्म में डिफाइन करते हैं, दैट इज किलोवाट आवर। ये इसकी कमर्शियल यूनिट भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे घर में जो जनरल इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं वो किलोवाट आवर में इनको मेजर किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो यहाँ पे 36 लाख जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर आप इसको इस तरह से भी देखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जो जूल होते हैं वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल में होते हैं। नेक्स्ट इज योर पावर। ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वोट। इसको और किसी जनरल तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो पावर इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू योर पावर। इसको एक और यूनिट से भी डिफाइन करते हैं हॉर्स पावर। काफ़ी जो है कारों की डिज़ाइन में इसको यूज़ करते हैं हॉर्स पावर को। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वोट्स होते हैं। तो जी हम क्विक रिकैप कर लेते हैं अब तक की इंपॉर्टेंट जो है एसआई यूनिट्स हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है दैट इज योर न्यूटन। वर्क की होती है जूल, एनर्जी की भी जूल, एंड पावर की योर वॉट। अगर इनकी इक्विवेलेंट देखें तो पावर की इक्विवेलेंट जूल अपॉन सेकंड होती है। थैंक यू एवरीवन। इफ यू रियली लाइक दिस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।